तो यहाँ पे देखो, ये अब मैंने कुछ ऐड किया है रेपो में, तो ये रेपो कंप्लीट भी हो जाएगी 1-2 दिन में। यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ये प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। और अभी जो रियल टाइम एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट लिया है हमने, वो भी एलएलएम्स के ऊपर ही है, तो वो भी हम देखेंगे एंड टू एंड। और ओपन एआई के मॉडल, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट है ये सब। मैं नोटबुक तो क्रिएट कर रहा हूँ 1 बाय 1, 3-4 दिन में ये खत्म हो जाएगा। वैसे मेरा प्लान है ये है कि ये एलएलएम्स और जनरेटिव एआई के सेशंस पूरे कम्युनिटी के लिए लेना है मुझे। तो हम देखते हैं कैसे उसके साथ प्रोसीड करते हैं, ठीक है, एलएलएम्स के साथ। यस सर। ठीक है। चलो, कल हम मशीन लर्निंग क्या है, ये सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, टास्क कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि ये रिग्रेशन टास्क है या ये क्लासिफिकेशन टास्क है। सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। सुपरवाइज्ड टास्क में लेबल होता है, लेबल डेटा होता है। अनसुपरवाइज्ड में लेबलिंग नहीं की जाती, वो ग्रुपिंग के लिए या फिर क्लस्टरिंग के लिए यूज किए जाते हैं अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स। सुपरवाइज्ड के फिर से 2 टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में जो टारगेट वेरिएबल होता है हमारा, वो डिस्क्रीट होता है, मतलब कि जब हम वैल्यू काउंट्स यूज करते हैं उस कॉलम के ऊपर, हमें एक डिस्क्रीट वेरिएबल्स मिलते हैं उसमें, जैसे कैट डॉग हो गया या 1 to 10 डिजिट रिकॉग्निशन हो गया। और उसके लिए कुछ एल्गोरिदम्स हमने सिर्फ नाम, राइट, हमने सिर्फ नाम देखे थे उनके। डिटेल तो 1 by 1 हम देख लेंगे, वो सारे एल्गोरिदम्स, जैसे लॉजिस्टिक है, डिसीजन ट्रीज है, रैंडम फॉरेस्ट है, एसवीएम, नेव बायस। क्लासिफिकेशन में भी 2-3 टाइप्स है। एक तो मल्टी क्लास हो गया, एक मल्टी लेबल हो गया, एक बाइनरी हो गया। बाइनरी सिंपल है, डॉग कैट, 2 ही वेरिएबल्स होते हैं, 2 ही सॉरी वैल्यूज होती है एक वेरिएबल में, टारगेट वेरिएबल में। बट मल्टी क्लास में काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि फोटो प्रॉपर्टी के फोटोज है हमारे पास, तो लिविंग रूम का एक फोटो, किचन का एक फोटो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स है हमारे पास। अब उनको प्रिडिक्ट करना है, जब नया फोटो आ जाएगा तब हमारा मॉडल बोलेगा कि ये इट बिलोंग्स टू लिविंग रूम, इट बिलोंग्स टू साउना, इट बिलोंग्स टू बेसमेंट, गैरेज। तो ये मल्टी क्लास है। अब क्लासेस ज्यादा है। मल्टी लेबल क्या होता है, एक फॉर वन पर्टिकुलर रिकॉर्ड इट बिलोंग्स टू मल्टीपल लेबल्स, वन रिकॉर्ड बिलोंग्स टू मल्टीपल लेबल्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, कल हमने क्विजिन वाला एक देख लिया था, और इसका भी देख लिया था, मूवी का, राइट। हाँ, मूवी का एग्जांपल, एक वन मूवी कैन बी बिलोंग टू मल्टीपल जॉनर्स, लाइक adventure, right, drama, horror. It can belong to multiple genres, not just one genre. तो ये हो गया मल्टी लेबल। एक मूवी को हम मल्टीपल लेबल असाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से एल्गोरिदम्स आते हैं यहाँ पे। वन वर्सेस रेस्ट क्लासिफायर है। तो बाकी भी हम देख लेंगे। लेबल पावर सेट है, और इसके अराउंड हम प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं मल्टी लेबल के अराउंड, क्योंकि ये एडवांस प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ के। कुछ प्रोजेक्ट्स हम मल्टीपल मॉडल्स लेके भी बनाएंगे। और रिग्रेशन टास्क या फिर रिग्रेशन मॉडलिंग,
उसमें क्या होता है, हमारा टारगेट वेरिएबल कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस वैल्यू होती है उसमें। जैसे सैलरी है, हाउस हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में हाउस प्राइस है, वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है। लेबल देख के हम पता लगा सकते हैं कि वी शुड गो फॉर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम और रिग्रेशन एल्गोरिदम, कौन सा इंप्लीमेंट करना है। कोई नहीं, ये नहीं बताता कोई सीनियर आके कि क्लासिफिकेशन टास्क है और तुम्हें ये एल्गोरिदम बनाना है, कुछ नहीं वो बोलते। वो सिर्फ बोलते हैं कि हमारे पास ये डेटा है और ये प्रिडिक्ट करना है। अब फिर हमें देखना पड़ता है कि वो कितना डेटा है। जैसे कि इस केस में क्या था, जब मैंने आपको क्विजिन वाली एक केस बताई थी, उनमें 1.4 मिलियन डेटा सेट था, तो 0.5 मिलियन डेटा मतलब 5 लाख डेटा इट बिलोंग्स टू, एक्चुअली 5 लाख डेटा लेबल्ड, और बाकी जो बचा 7-8-9 लाख डेटा वो अनलेबल्ड था। बट एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए ज्यादा डेटा चाहिए, प्रिडिक्शन से ज्यादा डेटा हमें चाहिए होता है ट्रेनिंग के लिए, बट काफी वहां पे कम था डेटा। तो वहां पे भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि कवरेज वर्सेस एक्यूरेसी, वो हम बाद में देख लेंगे कि वो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, इतने डिटेल में अभी नहीं जाना। बट ट्रेनिंग डेटा शुड बी large, large in size than inference data or the unforeseen data. जब उस टाइप का अगर डेटा आ ही गया है आपके पास, एक तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं है और काफी डेटा अनलेबल्ड डेटा है हमारे पास, अगर उस टाइप सिचुएशन है तो हम सेमी सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेमी सुपरवाइज्ड, ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के बीच में लाई करता है, सेमी सुपरवाइज्ड अप्रोच और एल्गोरिदम्स और टास्क, सेमी सुपरवाइज्ड। तो ये इन दोनों के बीच में है, सेमी सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड के बीच में आता है ये मशीन लर्निंग की टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा डेटा नहीं होता है हमारे पास। जैसे रियल लाइफ सिनेरियोस मैंने आपको बताया कि जब मैं क्विजिन कोड क्लासिफिकेशन के ऊपर काम कर रहा था, क्विजिन कोड क्लासिफिकेशन, राइट, तो वहां पे 1.4 मिलियन डेटा था, और प्रिसाइजली देखा जाए तो 5.7 या 5.8, सॉरी 0.58, तो 5,80,000 मिलियन, 5,80,000 रोज थे जो कि लेबल थे, और रिमेनिंग जो भी जितना बचा वो अनलेबल था। अनलेबल डेटा काफी ज्यादा, अनलेबल डेटा काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो इस वाले यूज केस में आप, ये भी कोई नहीं पता था कि आप कौन सा अप्रोच लोगे, कैसे लोगे, क्या, ये आप ही को देखना पड़ता है कि कितना डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, अनफॉर्चुनेट डेटा है कि नहीं, या फिर बाद में आने वाला है। अब जैसे यहाँ पे तो डेटाबेस में उनके था, ऑलरेडी था ये इतना डेटा, तो मुझे पता चल गया कि ये ट्रेनिंग का डेटा कम है, बट अनफॉर्चुनेट डेटा, इन्फरेंस डेटा ज्यादा है। मैं टेस्टिंग नहीं बोलूंगा इसको, इन्फरेंस डेटा बोलूंगा। अब ये डेटा ज्यादा है, बट कभी कभी ऐसा होता है। अब जैसे कि अब मैं मान के चलो कि अब एक इमेज क्लासिफिकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, इमेज क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, मुझे क्लासिफाई करने हैं उन इमेजेस को। अब ये क्लासिफाई करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी मेरे कंपनी में डेटा है मैं सारा डेटा लेके मेरा मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, और ट्रेनिंग होने के बाद मेरा मॉडल अब बन रहा है। अब जब ये रियल लाइफ डेटा आएगा यहाँ पे, अब मान के चलो कि रियल एस्टेट का कुछ डेटा है, हमने सब डेटा यहाँ पे ले लिया टू प्रेडिक्ट वेदर दिस इमेज बिलोंग्स टू लिविंग रूम, राइट। हमने एक एग्जांपल लिया, लिविंग रूम और बेडरूम और गैरेज। तो ये वाला डेटा हमारे पास है, हमने सबके ऊपर प्रेडिक्शन ट्रेनिंग दे दी, सब डेटा के ऊपर। और जब अब नया डेटा आ रहा है, कहीं नई प्रॉपर्टी आएगी, नया उसके फोटोज आएंगे हमारे पास, राइट,
तब ये ऑटोमेटिक मेरा मॉडल क्लासिफाई करेगा और बोल देगा कि दिस बिलोंग्स टू लिविंग रूम, दिस बिलोंग्स टू बेडरूम, दिस बिलोंग्स टू। ये मैन्युअली करने की जरूरत अब नहीं है, ये हमारे मशीन लर्निंग मॉडल करके देगा हमें। मैजिक ब्रिक्स, मैजिक ब्रिक्स एक बार देख लेते हैं इनका। फ्लैट्स इन पुणे, ठीक है। अब देखो ये वाला एक फ्लैट है उनके पास, और ये इमेजेस है। मैं क्या कर रहा हूँ इसको, अरे यार, ठीक है, बट उन्होंने ये सेग्रीगेट किए होते हैं इमेजेस, ठीक है। 2 बेड्स, 2 बाथ, 1 कवर्ड पार्किंग, अनफर्निश्ड। अब ये हमारा मॉडल भी बता सकता है कि अनफर्निश्ड है कि नहीं, बाथ्स कितने हैं, टोटल बाथ्स, टोटल बेडरूम्स कितने हैं, ये भी एनालाइज करेगा। साथ में अलग अलग कैटेगरीज करके देगा, दिस फोटो बिलोंग टू लिविंग रूम, बेडरूम, वो क्लासिफाई करेगा। अब यहाँ पे पूरा मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब जब नया प्रॉपर्टी का फोटो आएगा तब मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है कि हर एक लोग यहाँ पे लेबल कर रहे हैं, लिविंग रूम है, ये बेडरूम है, ये है। फोटो आएंगे, अपना मॉडल अपने आप वो रिकॉग्नाइज करेगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी का मतलब जो भी है ये कार्ड तैयार हो जाएगा। तो काफी सारे रिसोर्सेज बचे हमारे इस एक मॉडल से। वैसे ही अलग अलग मॉडल्स हम बना सकते हैं, जैसे कि डैमेज के लिए भी एक बना सकते हैं मॉडल, कितना डैमेज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अनफर्निश्ड है, फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, वो भी फोटो देख के हमारा मॉडल बताएगा। ये भी एक मॉडल बनाया है उन्होंने बैकएंड में। ये लेबलिंग करने के लिए ये 3 क्लास, मतलब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है ये, सुपरवाइज अनफर्निश्ड, फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड, जितने भी लेबल्स हैं उनके। राइट। अब सेम आप बोलोगे फिर सेमी सुपरवाइज, हाउ डिफरेंट दिस अप्रोच इज फ्रॉम सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। तो यहाँ पे सेमी सुपरवाइज्ड में क्या करते हैं हम, यहाँ पे मान के चलो कि पहले 5 लाख डेटा के ऊपर मैंने मॉडल ट्रेन किया। अब 5 लाख के ऊपर ट्रेन किया, मुझे कुछ रिजल्ट मिले, प्रेडिक्शंस मिले इसके ऊपर, जो रिमेनिंग डेटा था, सॉरी, इसके ऊपर जो रिमेनिंग डेटा है अनलेबल्ड डेटा, इसके ऊपर कुछ प्रेडिक्शंस मिले। वो प्रेडिक्शंस फिर से मैं क्या करूंगा, सेकंड इटरेशन में मैं इसमें ऐड करूंगा एज ए ट्रेनिंग डेटा। अब पहले 5 लाख था, अब हो सकता है कि 9 साढ़े 9 लाख डेटा के ऊपर मेरे को प्रेडिक्शन मिले, 9.5 लाख डेटा के ऊपर मुझे अब टोटल बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 4 लाख डेटा बढ़ा, 4 लाख के ऊपर मेरे मॉडल ने मुझे प्रेडिक्शंस दिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, फिर प्रेडिक्शन मिलने के बाद और फिर एक मॉडल बना रहा हूँ। अब मॉडल बनाते समय मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेटा प्लस ये डेटा लेके मॉडल बना रहा हूँ। अब टोटल डेटा हो गया लगभग 1 मिलियन, 10 लाख के करीब डेटा हो गया मेरे पास। ये हो गया हम मेरा फाइनल अब मॉडल सेमी सुपरवाइज्ड में लेबलिंग ऐसे की जाती है, मशीन लर्निंग से ही की जाती है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करके, और इटरेटिवली एल्गोरिदम्स हम यूज करते हैं। तो काइंड ऑफ ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का मिक्सचर है ये। अनसुपरवाइज्ड काफी ज्यादा डेटा रहता है, तो हम इस टाइप उसको लेबलिंग करते हैं। तो किन किन केस में कर सकते हैं ये एल्गोरिदम और ये अप्रोच यूज, जब हमारे पास इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लेबल डेटा, इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लेबल डेटा, या फिर
हमारे पास उतनी डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, या फिर हमारे पास इनसफिशिएंट टाइम नहीं है इतने सारे डेटा के ऊपर फिर से लेबल बना और डेटा को बढ़ा, उतना समय नहीं है मेरे पास, तो हम विल गो फॉर गो विल गो फिर विथ दिस अप्रोच। और उसमें भी काफी सारे प्रकार टाइप्स होते हैं, तो हमें उतने डिटेल में नहीं जाना है वैसे, बट अगर आपको कभी आप देखेंगे तो एक टाइप होता है इंडक्टिव, सेमी सुपरवाइज्ड में। एक होता है इंडक्टिव लर्निंग और दूसरा होता है ट्रांसडक्टिव। इंडक्टिव लर्निंग और ट्रांसडक्टिव लर्निंग। अब इंडक्टिव लर्निंग क्या होती है? इसका गोल क्या होता है? इंडक्टिव लर्निंग इज टू जनरलाइज टू न्यू डेटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, बिल्डिंग एल्गोरिदम that learns from a labeled training data and generalizes on new data and generalizes on न्यू डेटा। और ट्रांसडक्टिव लर्निंग क्या होती है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, द गोल इज टू ट्रांसड्यूस करते हैं हम, ट्रांसड्यूस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेबल्ड ट्रेनिंग data sets to available unlabeled ट्रेनिंग डेटा। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने आपको ये एग्जांपल अभी दिया था, राइट? तो दिस एग्जांपल्स बिलोंग टू इंडक्टिव और ट्रांसडक्टिव लर्निंग, जो मैंने अभी क्विजिन वाला दिया था 1.4 मिलियन रिकॉर्ड्स के ऊपर, टोटल रिकॉर्ड्स। तो कौन सा अप्रोच मैंने फॉलो किया था, ये वाला या ये वाला? नीचे वाला ट्रांसडक्टिव। वेरी गुड, नीचे वाला। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग का ही डेटा है, बट उसको लेबलिंग मॉडल से ही की, मॉडल ही यूज करके की, और फिर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, फिर बाद में हमें 1 मिलियन रिकॉर्ड्स मिले, और उसके बाद हमने एक फाइनल मेटा मॉडल या फिर फाइनल मॉडल हमने बनाया। यहाँ फाइनल हमारा मॉडल जो कि प्रोडक्शन में जाएगा। अब ये मॉडल एज अ फाइनल मॉडल हम यूज करेंगे, ना कि प्रीवियस तो एक इंटरमीडिएट स्टेप थी, एज ए इंटरमीडिएट स्टेप हमने वो यूज किया, बट दिस मॉडल विल गो टू प्रोडक्शन। तो ये डिफरेंस है। इंडक्टिव मतलब नॉर्मल, ट्रेनिंग डेटा कम है, बट ट्रेनिंग डेटा का इसी के ऊपर हम फाइनल मॉडल बना रहे हैं, बट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेप ले रहे हैं ट्रांसडक्टिव में। ये तो हो गया सेमी सुपरवाइज्ड। अब आगे क्या है, सेमी सुपरवाइज्ड और प्री ट्रेंड। ठीक है, प्री ट्रेंड एक है। सेमी सुपरवाइज्ड में सेम एल्गोरिथम्स यूज करते हैं जो मशीन लर्निंग के करते हैं, वहां पे कोई अलग एल्गोरिथम है नहीं। ठीक है, अब आता है प्री ट्रेंड। अब प्री ट्रेंड एल्गोरिथम,
प्री ट्रेंड में क्या होता है, नाम ही है प्री ट्रेंड, मतलब ऑलरेडी ट्रेंड किया हुआ मॉडल, ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है उसको ऑलरेडी। जैसे कि बर्ट हो गया हमारा, ऑलरेडी ट्रेंड है। ग्लो एम्बेडिंग्स हो गई, ये भी एम्बेडिंग्स ऑलरेडी ट्रेंड है। या फिर प्लेसेस 365 ऑलरेडी प्री ट्रेंड है मॉडल, ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है। और उसके बाद अब किसने दी है ट्रेनिंग, जो भी इनके मेकर्स है, जो बनाने वाले हैं, ये गूगल ने बनाया था पहले, फिर हगिंग फेस वालों ने भी इसके ऊपर काम किया। ये कंपनीज है, इन्होंने बनाया है। ये MIT वालों ने बनाया है, MIT रिसर्चर्स से कुछ, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था। अभी इमेज क्लासिफिकेशन ऑफ रियल एस्टेट डेटा, ये देखो यहाँ पे सीन रिकॉग्निशन नाम का एक मॉडल है। ये सीन, तो इसका नाम प्लेसेस 365 क्यों है, क्योंकि काफी लार्ज डेटा सेट के ऊपर इन्होंने एक मशीन लर्निंग मॉडल CNN ट्रेन किया है। अब ये अराउंड 205 सीन कैटेगरीज के ऊपर है। कैटेगरीज कितने हैं, 205, मतलब ये बिल्डिंग है, ये ग्रीनरी जो भी है, यहाँ पे बैकयार्ड का फोटो है, फ्रंट यार्ड है, या अलग अलग जो भी सीनरी है, वो 205 डिफरेंट क्लासेस है। और डेटा कितना है, तो काफी बड़ा डेटा है, 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख रिकॉर्ड्स के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ मॉडल बनाया है। मतलब ट्रेन किया मतलब उसको एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस बंदा लेना वर्सेस फ्रेशर को ट्रेनिंग देना, ये डिफरेंस है यहाँ पे। ये प्री ट्रेन का मतलब ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदे हम ले रहे हैं, जो कि मान के चलो कि इस क्लास में भी है, आपको एटलीस्ट IT का नॉलेज है, तो मेरे लिए आप प्री ट्रेन हो, नॉट प्री ट्रेन्ड ऑन माई टास्क, बट आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है। दूसरे में भी कोई डेटा इंजीनियर है, कोई टेस्ट इंजीनियर है, कोई .NET डेवलपर है, बट काइंड ऑफ आप भी एक प्री ट्रेंड हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो। वैसे ही एग्जैक्टली ये सिमिलर मॉडल्स होते हैं यहाँ पे, और ये मॉडल्स प्री ट्रेंड होते हैं। जैसे कि और एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में बताऊं तो जेमिनी प्रो, तो ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो प्री ट्रेंड है। तो अब यहाँ पे भी देखो, अब इसको क्या करता हूँ मैं, जब मैं फोटो भेजता हूँ मेरे लिविंग रूम की, तो डिटेक्ट करता है अगर इसमें है 205 में वो लिविंग रूम, तो ये 100% डिटेक्ट करेगा विदाउट ट्रेनिंग, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है थोड़ा सा। अब अगर मैं मेरे डेटा के ऊपर फिर से उसको रिट्रेन करता हूँ, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा ट्विक हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, वो बीटा नॉट वाला फाइनल वो जो फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा सा ट्विक हो जाएगा, अपडेटेड हो जाएगा हमारे डेटा सेट के ऊपर, और ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अब आप मान के चलो कि ऑलरेडी काम कर चुके हो और मेरे कंपनी में आ रहा हूँ मैं, और एक और बार ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको, KT दे रहा हूँ, तो आप फाइन ट्यून हो जाओगे, आपका नॉलेज जो है वो फाइन ट्यून हो जाएगा। सिमिलरली हियर आल्सो वी आर फाइन ट्यूनिंग दोज मॉडल्स व्हेन वी रीट्रेन देम। तो जब हम रीट्रेनिंग दे रहे हैं मॉडल को, किसी भी एक मॉडल को, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, फाइन ट्यून ऑन आवर डेटा। तो ये तो पब्लिक डेटा है, तो ये मॉडल काफी हेवी होते हैं, इसीलिए उनको तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं, राइट। हम आगे जाके वो देखेंगे जब हम LLMs देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्री ट्रेंड है, ऑलरेडी वेट्स है, वेट्स एंड बायसेस ऑलरेडी सेट है यहाँ पे, और एज इट इज भी हम कभी कभी यूज कर लेते हैं। एज इट इज यूज करना मतलब जैसे ChatGPT है, ये एक मॉडल है, GPT 3.5 हम यूज कर रहे हैं अभी, ये जो ChatGPT है उन उसमें भी काफी सारे प्रकार है, ChatGPT में भी, GPT में भी, GPT 3.5 में भी टर्बो वगैरह काफी सारे मॉडल्स हैं।
हम वो भी देखेंगे बाद में। बट अभी के लिए चैट जीपीटी हम एज इट इज यूज कर रहे हैं, इसको फिर से रिट्रेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा मॉडल है। एक्चुअली रिट्रेन करने के लिए भी काफी समय लगता है, इनको काफी कंप्यूट लगती है। कंप्यूट मतलब मशीन, हेवी मशीन लगती है। हमारे 8 GB 16 GB में नहीं होता है कभी कभी। और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग देनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मल्टीपल नोड्स यूज करके। मल्टीपल नोड्स मतलब मल्टीपल मशीन्स के ऊपर वो कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स रन होता रहता है। और चैट जीपीटी को शायद 5 6 7 महीने लगे होंगे। आप चेक कर सकते हो कितने महीने लगे उनको, उसको ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए सिर्फ। इतना वो हेवी मॉडल है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं प्री ट्रेन्ड एल्गोरिदम्स। अब प्री ट्रेन में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड में हम स्क्रैच से मॉडल बनाते हैं, स्क्रैच से। बट यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल ले रहे हैं। अब जब, और एक मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ इसका, कि ये एम्बेडिंग्स क्या करती है, ग्लो एम्बेडिंग्स हो गया या फिर बर्ट वाली एम्बेडिंग्स हो गई। तो मान के चलो कि हमने एक बर्ट फॉर एम्बेडिंग्स क्रिएट किया है, मॉडल फॉर एम्बेडिंग्स, क्रिएटिंग एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स का मतलब क्या, मान के चलो कि आई एम मेल, आई लिव इन इंडिया, ऐसा कुछ सेंटेंस है। तो इसका कन्वर्जन नंबर्स में करना पड़ता है हमें। और नंबर्स में करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसको 1 0 1 2 3 ऐसा कुछ भी रैंडम नंबर्स लेंगे, हम देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो उसके अलग अलग वेज हैं। जस्ट बैग ऑफ वर्ड्स है एक वे, जिसमें एक्चुअली सारे जो यूनिक लेटर्स है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो आई एम मेल, लिव इन इंडिया, सब वर्ड्स एक एक बार आए हैं। तो 1 1 1 1 1, आई 2 बार आया है, तो ये एक एम्बेडिंग बनी, एक वेक्टर बना। ये वेक्टर इज सिमिलर टू दिस ओरिजिनल सेंटेंस। तो ये एज अ इनपुट देते हैं हमारे मॉडल को। तो ये तो सिंपल काउंट कर रहे हैं हम सिर्फ वर्ड्स। बट इसमें भी काफी सारे वेज हैं। अगर ऐसा कुछ अलग सा सेंटेंस आ गया, आई एम राजेश नाउ आ गया, आई लिव इन इंडिया, तो यहाँ पे ये अलग नहीं है। एक्चुअली ये मेल और राजेश सिमिलर सिमिलर वर्ड्स है, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। जैसे कि किंग और मेन में उतना डिफरेंस नहीं है। क्वीन और फीमेल में उतना डिफरेंस नहीं है। उन शायद इन दोनों, ये दोनों इन दोनों से अलग है, इसलिए थोड़ा सा लार्ज डिस्टेंस के ऊपर है। तो एम्बेडिंग्स भी जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम बर्ट यूज करते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी एक एम्बेडिंग्स क्रिएट की हुई होती है और उनको ये पता होता है कि ये सिमिलर सिमिलर है। तो उनका जो एम्बेडिंग्स ये क्रिएट होता है, फाइनल एम्बेडिंग्स, ये काफी लार्ज एम्बेडिंग क्रिएट होता है जस्ट फॉर वन वर्ड। एक वर्ड के लिए भी काफी लंबा एम्बेडिंग होता है, 50 100, उसमें नंबर्स होते हैं, 50 डायमेंशंस, 100 डायमेंशंस। जितना भी आप चूज करोगे डायमेंशंस, उतने वो करके देगा आपको। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 50, अगर 1.01 कोमा 2.03 ऐसा कुछ नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास कोमा कोमा करके, तो ये सिर्फ किंग के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे आई के लिए सिर्फ एक ही नंबर आया था, 2। बट यहाँ पे एक एक वर्ड के लिए अब मैंने ये मॉडल यूज किया इसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो हर एक वर्ड का वो 50 डायमेंशंस में देगा मुझे करके, उसको रिप्रेजेंटेशन करके देगा। तो ये काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है।
जब हम प्री ट्रेन कुछ भी मॉडल बनाते हैं, शायद अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना एग्जांपल समझो आप। प्लेसेस 365 वाला ये हम बाद में देख लेंगे, इसमें नहीं जाना अभी। आई होप कि इतना एग्जांपल समझ में आ गया है आपको। प्लेसेस 365 मॉडल जो हमने अभी MIT वालों का देखा, ये वाला, ये प्री ट्रेंड है, मतलब ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है उसके ऊपर। अब काफी सारे प्री ट्रेंड एल्गोरिदम्स मार्केट में अवेलेबल है, बट ये तो है ही, बट जेमिनी प्रो जो मैंने रिसेंटली यूज किया, ये मॉडल जेमिनी प्रो, ब्लिप 2 फॉर इमेज कैप्शनिंग, ब्लिप 2, T5 प्लान, उसमें भी ब्लेस मीडियम आते हैं सेंटेंस सिमिलैरिटी और समराइजेशन के लिए, इमेज कैप्शनिंग के लिए, NER के लिए, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन के लिए, ये अलग अलग मॉडल्स आते हैं। तो ये सारे प्री ट्रेंड है मॉडल्स। आज के दिन मॉडल्स नहीं समझ में आएंगे आपको, बट फ्यूचर में ये सारे मॉडल्स हम देख लेंगे। बट मुझे आज सिर्फ इसकी डेफिनेशन बतानी है आपको, प्री ट्रेंड एल्गोरिदम्स होता क्या है, ये अप्रोच। तो अब आप मुझे बताओ कि अभी तक जो हमने देखे हैं सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सॉरी, हाँ, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, प्री ट्रेंड, उनमें सबसे बेहतर क्या है? अगर मेरे पास डेटा है तो अनसुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड सर, नहीं है, हाँ, सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड। और किसी का कुछ? प्री ट्रेंड सर। प्री ट्रेंड, इसका आंसर एक्चुअली डिपेंड करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, बट जनरली हम ये यूज करते हैं प्री ट्रेंड अप्रोच, क्योंकि सुपरवाइज्ड, प्री ट्रेंड भी सुपरवाइज्ड है, इसके ऊपर भी सुपरविजन है, क्योंकि मैं हमने क्या किया है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 200 कैटेगरीज के ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग दी है उसको, और जब हम यूज करेंगे उसको हमारे डेटा सेट के ऊपर, मान के चलो कि वहां पे 50 कैटेगरीज है, डिफरेंट, लिविंग रूम, बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड, गैरेज, साउना, बाथरूम, इस टाइप के अलग अलग 50 कैटेगरीज है हमारे पास। ऑलरेडी ट्रेन तो 200 कैटेगरीज के ऊपर हुआ है, फिर से मैं लेके आ रहा हूँ 50 कैटेगरीज के ऊपर ट्रेन कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी सीखा हुआ बंदे को और भी सिखा रहा हूं मैं, तो बेहतर कौन सा बना फिर? प्री ट्रेन बना। इसीलिए आजकल सारे लोग जनरेटिव AI, LLM, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब आपको पूछ रहे हैं इंटरव्यू में। जो हम क्लास शुरू करने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, राइट, प्रकाश के साथ। ये कंपल्सरी यस सर। इसको पढ़ना ही है, क्योंकि इसके अराउंड ही क्वेश्चंस आजकल पूछ रहे हैं, तो हम काफी डिटेल में देखेंगे वो भी। सर इवन जॉब डिस्क्रिप्शन में भी जनरेटिव एआई अभी आ ही रहा है। आ ही रहा है, भले उनके पास कंप्यूट ना हो, भले उनके पास मशीन्स ना हो, बट एक्सपेक्ट तो इतना करेंगे कि हम पता होना चाहिए, जनरेटिव AI के ऊपर काम करें। सबको जाना चाहिए। हाँ, चलो, तो सेमी सुपरवाइज्ड और प्री ट्रेन में डिफरेंस क्या है फिर? सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स ट्रेन मॉडल फ्रॉम स्क्रैच से करते हैं हमारे डेटा सेट के ऊपर। मॉडल का खुद का वेट्स वगैरह वो लेके नहीं आता, हमारे डेटा सेट के ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं और मॉडल वेट्स हमें मिलते हैं। उसके बाद मॉडल वेट्स मतलब वो फार्मूला, बाकी कुछ नहीं। मॉडल वेट्स का मतलब बायस एंड वेरिएंस, MX प्लस C, बायस एंड वेरिएंस नहीं, वेट्स एंड बायस, सॉरी, ये बायस हो गया, ये वेट हो गया X का, ये वेट और बायसेस, वेट्स एंड बायसेस सिर्फ हमें एक मिलते हैं जब हम सेमी सुपरवाइज्ड या सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम यूज करते हैं, सुपरवाइज्ड या सेमी सुपरवाइज्ड। बट प्री ट्रेंड या फिर ट्रांसफर लर्निंग, प्री ट्रेंड को और एक शब्द है
वर्ड है ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आगे से कोई उसको ट्रांसफर लर्निंग बोला तो ये प्री ट्रेन्ड एल्गोरिदम से। ट्रांसफर लर्निंग और सेमी सुपरवाइज्ड में क्या डिफरेंस है? सेमी सुपरवाइज्ड, इन सेमी सुपरवाइज्ड अप्रोच वी बिल्ड द एल्गोरिदम फ्रॉम स्क्रैच, और ट्रांसफर लर्निंग में प्री ट्रेंड होता है। हाँ, वी एज्यूम प्री ट्रेन्ड मॉडल्स एज द इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइज कब करते हैं? इनिशियलाइजेशन को, या फिर ऐसे लिखो आप, assumes, it assumes pre-trained model as the initialization। इनिशियलाइजेशन मतलब यहां से शुरू करते हैं, मतलब उसको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है। अब मैं मेरे क्लास में आपको एक्चुअली क्लास ज्वाइन करने से पहले मैंने कुछ टेस्ट नहीं किया है, मैं स्क्रैच से ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां से यहां गया, बट मैं अब मान के चलो कि अगली बैच से मैं ये स्टार्ट करूंगा कि मैं 10 लोग लूंगा और मैं उनका इंटरव्यू भी लूंगा। अब इंटरव्यू में ये मैं पूछूंगा कि इनको क्या क्या मशीन लर्निंग आनी चाहिए, थोड़ी सी सिक्वल आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, मेरी बेसिक मशीन लर्निंग नहीं बट एक्चुअली पाइथन और सिक्वल एटलीस्ट ये आना कंपलसरी है, और मैं इंटरव्यू लूंगा। अगर मैं ये बोलता हूं तो एक्चुअली ये ऑलरेडी यहां तक आ गए हैं, यहां तक नहीं, एटलीस्ट यहां तक आ गए। अब यहां से मैं आगे लेके जा रहा हूं, तो इनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस, क्योंकि मैं इनको फिर से पढ़ाऊंगा, ये पढ़ के आए हैं उनसे, उनको फिर से पढ़ाऊंगा, फिर से उनको फाइन ट्यून, उनका नॉलेज फाइन ट्यून हो जाएगा। मतलब हम बोलते हैं ना ब्रशअप करो, जैसे ब्रशअप का काम फिर यहाँ पे रहता है, पूरा स्क्रैच से नहीं पढ़ाना। और एक फाइनल अप्रोच है यहाँ पे, उसका नाम रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूं सुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, राइट, ट्रांसफर लर्निंग और फाइनली रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये 4-5 टाइप्स है मशीन लर्निंग के। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आरएल में होता क्या है? तो मैं उसका डेफिनेशन लिखता हूं पहले पर। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज, पूरा लिखो, रीइंफोर्समेंट learning is a type of ML technique, machine learning technique that enables an agent, यहाँ पे एक इनेबल करते हैं हम एजेंट को, एजेंट टू लर्न इन एन interactive environment by trial and error using feedback from its own actions and experiences। अब यहाँ पे एक एजेंट होता है, एजेंट मतलब एक गेम में जैसे हमारा एजेंट होता है गेम खेलने के लिए, वैसा ही ये एजेंट है। अब इसको एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट जब देते हैं हम,
तो क्या करता है, ट्रायल एंड एरर के बेसिस के ऊपर, मतलब वो फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है बेसिकली। अब ये फीडबैक कैसे काम करता है? सर ये सर इज इट चैटबॉट काइंड ऑफ थिंग? चैटबॉट को आप, जो यूज होता है चैटबॉट्स मेजरली सभी। चैटबॉट में वो खुद कैसे सीखेगा? ये एक्चुअली खुद नहीं सीखता, वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है चैटबॉट में। अच्छा ओके। अब हमने क्वेश्चन पूछा और उसने एक आंसर दिया और उसने गलत आंसर दिया, हम बोल रहे कि ऐसा नहीं, ऐसा है आंसर, तो एक्चुअली वो ह्यूमन फीडबैक है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। और वो करने से भी वो मॉडल एक्चुअली आंसर, फिर अगली बार बोलोगे उसको सेम क्वेश्चन तो सेम आंसर ही देगा एक्चुअली, वो मॉडिफाइड आंसर, करेक्टेड आंसर नहीं देगा। वो एक ड्रॉबैक है वहां पे, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी गई है। वो ट्रेनिंग एक्चुअली हर वक्त तो ट्रेनिंग नहीं लेता, वो एक ही बार उसको मिलती है ट्रेनिंग। जब वो रिट्रेन करेंगे बाद में वो लोग आपका फीडबैक देख के फिर शायद वो बाद में आंसर सही दे। बट ये क्या करता है, खुद ही सीखता है इस एनवायरनमेंट में। अब एक एक्शन परफॉर्म करता है ये रोबोट या एजेंट। अब एक्शन यहाँ पे एक स्टेट होती है, और एक्चुअली इसमें अगर ये रिवॉर्ड मिलता है उसको, एक पर्टिकुलर चीज करने से एक रिवॉर्ड मिलता है, तो वो कंटिन्यूअस वही चीज बार बार करेगा। जैसे अगर आपके घर वालों ने या पापा ने ऐसा बोल दिया कि बेटा आप क्या करो, 90% से ज्यादा मार्क लेके आओ, तब मैं आपको गाड़ी खरीद के दूंगा, फिर आपको कार खरीद के दूंगा। जैसे कि 12th को पास हो गए गाड़ी दूंगा, डिग्री में पास हुए तो कार लेके दूंगा, वैसा ये रिवॉर्ड दे रहे हैं उसको। ये क्या है, रिवॉर्ड है। अब रिवॉर्ड लेने के चक्कर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा पढ़ाई करेंगे, वही सेम एक्शंस रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे जब मुझे पनिशमेंट मिलती है, तब मैं उस किसी वजह से मुझे पनिशमेंट मिली तो वो एक्टिविटी या वो टास्क में फिर से नहीं करूंगा। अवार्ड एंड पनिशमेंट बोलते हैं उसको, या फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच। इसमें क्या हो रहा है, अच्छा काम करने के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है और बुरा काम करने के बाद पनिशमेंट मिल रही है। तो यहाँ पे जो एक काउंटर होता है इसका भी, जैसे हम काउंटर पाइथन में देखा है हमने काउंटर, राइट, लूप काउंटर। तो ये लूप चलता है और काउंटर, इसका जो टारगेट होता है वो काउंटर बढ़ाना है। उस काउंटर में नंबर्स, पहला 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा बढ़ाना उसका टारगेट होता है, काउंटर बढ़ाना, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिले। अब जैसे पैकमैन एक है, पैकमैन कहीं देखा है कभी आपने, पैकमैन गेम? गेम यस सर, पुराना गेम यस सर। किस टाइप काम करता है वो? अब ये क्या करता है पैकमैन, अब इसने क्या किया, रिवॉर्ड लेने की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड लेने की कोशिश की उसने, पैकमैन ने। Bikin dari, naik, bikin lagi, naik, नहीं नहीं naik, नहीं, lagi,
After training 5,000 episodes, win 95% of the game. तो यहाँ पे ये एजेंट क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो पॉइंट्स। और पनिशमेंट क्या है, आपको पता है आपको पनिशमेंट क्या है? दूसरे एजेंट आके उसको नहीं तो खा जाएंगे, तो उनके पास वो नहीं जाता। अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक ट्रेड ऑफ है, उस ट्रेड ऑफ को एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। एक्सप्लॉइटेशन वर्सेस एक्सप्लोरेशन ट्रेड ऑफ। अब ये डिलेमा कैसा है, जब हमारा एजेंट is in the dilemma of exploring new states while maximizing his overall reward at the same time। मतलब इसको our agent needs to explore new states। अब states का मीनिंग क्या है? स्टेट मतलब करंट सिचुएशन, करंट स्टेट, करंट सिचुएशन। while maximizing its overall awards or rewards at the same time। अब ये दोनों करने की कोशिश करता है, एक्सप्लोर भी, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, while maximizing his overall rewards को मैक्सिमाइज। तो कभी कभी ये शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस भी करता है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए। ये बाकी तो डिटेल हम बाद में देखेंगे। अब इसके एग्जांपल्स कुछ है, जैसे मार्कोव डिसीजन प्रोसेस है, लर्निंग एल्गोरिदम से कुछ, ये मॉडल है क्यू लर्निंग। सारसा है, स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन। पहले एक स्टेट में होते हैं, फिर एक्शन करते हैं, फिर रिवॉर्ड मिलता है, फिर से स्टेट मतलब दूसरे करंट सिचुएशन चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर से एक्शन। वो लूप कंटिन्यूअस रहता है उसका, लर्निंग लूप। डीक्यूएन्स यूज करते हैं हम, और भी एक एल्गोरिदम है डीक्यूएन, डीप क्यू नेटवर्क्स, डीप क्यू नेटवर्क्स। और भी काफी सारे हैं, जैसे डीडीपीजी मतलब डीप डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी ग्रेडियंट। अब ये धीरे धीरे, ये एक्चुअली कोई पूछता नहीं है वैसे, ये रिसर्च वर्क में ही सिर्फ अभी के लिए काम हो रहा है इसमें, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शायद ही कोई करे इसका, बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हाँ। अब देखोगे तो सेल्फ ड्राइविंग जो कार होती है, ऑटोमेटिक कार्स, सेल्फ ड्राइविंग मैकेनिज्म,
वो बोल सकते हैं हम कि ट्रांसफर लर्निंग, सॉरी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर है। ट्रांसफर अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो आप। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ड्राइविंग कार है, कुछ वीडियोस है तो हम देख लेंगे उसके अराउंड। नहीं तो फिर यहाँ पे ट्रांसफर के बाद रीइंफोर्समेंट। Robots equipped with visual sensors from to learn their surrounding environment. So खुद ही सीख रहे हैं यहाँ पे। रियल टाइम एप्लीकेशंस देखो, सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक है, बट इन प्रोडक्शन में इसको अभी के लिए तो कोई यूज नहीं कर रहा है, जितना मुझे पता है, ठीक है। अब इसके अराउंड ज़्यादा सर्च करके हमें बता सकते हैं, बट अभी के लिए एज सच कॉमन यूज केसेस नहीं है। बस हाँ, रिसर्च वर्क अभी भी जारी है इसके अराउंड, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह में इसका इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, बट वो काफ़ी हाई लेवल रिसर्च इसके अराउंड शुरू है। तो इतना समझ में आ गया सारे मशीन लर्निंग टेक्निक्स के टाइप्स और उनका एटलीस्ट डेफिनेशन। यस सब सर। clear है? सब Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। Yes, sir. चलिए, आज रोहित नहीं है क्या? रोहित वो कुछ रिकॉर्डिंग देखी कर, लेकिन उनको पूछता हूँ आज भी फिर क्या बात है। ठीक है, ठीक है। चलो, अब 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेंगे हम, उसके बाद लीनियर रिग्रेशन हमारा पहला मॉडल शुरू करेंगे।
तो वापस आ गए सारे? यस सर। यस सर। यस चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चलो शुरू करेंगे हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को। लीनियर रिग्रेशन, तो रिग्रेशन टेक्निक्स पता है आपको क्या होती है? उसमें पहला मॉडल हमारा लीनियर रिग्रेशन है। बट उससे भी पहले अगर किसी को डाउट है कि मशीन लर्निंग में एग्जैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो मैथमेटिशियंस ने काफी सारे फॉर्मूलेज क्रिएट किए हैं, जैसे कि mx प्लस सी हो गया, बट यहाँ पे एक ही वेरिएबल के लिए किया है उन्होंने क्रिएट। मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट जब भी हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं एक आध, तो उसके लिए काफी समय लगता है, काफी समय और रिसर्च, और कई साल बाद शायद एक आध फॉर्मूला मिले हमें किसी चीज का। अभी तक जो बचपन में सीखते आ रहे हैं वही देखो, मतलब कितने साल से वही चल रहा है। बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि काफी ज्यादा रिसर्च हुई है और मैथमेटिक्स के अलग अलग फॉर्मूलेज आए हैं। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि एक रिसर्च हो जाए और उसके बाद एक आध फॉर्मूला हमारे मशीन लर्निंग या फिर हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम एक नया फॉर्मूला लेके आए उसके लिए, वो रिसर्च के बेस के ऊपर। बट यहाँ पे देखो अब मशीन लर्निंग में हो क्या रहा है, हम डेटा दे रहे हैं उसको, एक कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स दे रहे हैं एज ए एक्स वेरिएबल। ये एक्स वेरिएबल है मान के चलो, ये आउटपुट है उसका, जैसे कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी। अब सैलरी आउटपुट है, ये इनपुट भी दे रहे हैं मशीन लर्निंग को, आउटपुट भी दे रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं कि एक रूल लेके आओ मेरे लिए, एक रूल बनाओ। उसने रूल क्रिएट मान के चलो कुछ कर दिया। ऐसे इस केस में अब जो यहाँ पे है केस, यहाँ पे हम एक्चुअली डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं। तो डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में जब हम करते हैं तब ये आंसर आता है 0 डिग्री इक्विवेलेंट टू 32 फ़ारेनहाइट। डिग्री का मतलब ये इतना होता है 15, और जो भी है, मतलब ऐसे इनपुट आउटपुट हमने दे दिए। इनपुट और आउटपुट हमने अगर दे दिए तो उसका एक रूल बन के आ रहा है सामने, ये फॉर्मूला C इंटू 1.8 प्लस 32। अब इसमें ये एग्जैक्टली mx प्लस सी वाला फॉर्मूला है। ये अगर फॉर्मूला आपने आप देखोगे और कंपेयर करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखो 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, और हमारे मशीन लर्निंग ने भी वही फॉर्मूला हमें दिया है। 9 डिवाइडेड बाय 5 जो भी है, तो उसका आंसर कितना आता है 1.8 आता है, आपने अगर कैलकुलेट किया तो, प्लस 32। सेम ये क्या है 32, कोई बताएगा मुझे? और 1.8 क्या है? 1.8 m है और 32 c है। सी है। इसका मतलब स्लोप और कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट और वेट है। हाँ, वेट ये और बायस। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सारे टर्मिनोलॉजीज करेक्ट है आपके। ये वेट है 1.8, ये बायस टर्म ऐड किया हमने, मतलब ये इंटरसेप्ट ऐड किया। इंटरसेप्ट मैंने समझाया है आपको, इंटरसेप्ट। और ये लीनियर रिग्रेशन में हम एक्चुअली बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं, बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं, गुड फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन, जो भी बेस्ट फिट लाइन ये क्रिएट किया हमने। अब ये जो है यहाँ पे mx प्लस सी, ये c जो है ये वैल्यू होती है जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है, ये वाली। और x क्या है?
इनपुट हमारा इनपुट डेटा एक्स तो इनपुट है, हाँ Input, हाँ। इनपुट है ये, इनपुट डेटा, और यम क्या है, कोएफिशिएंट है या फिर वेट है, वेट बोलो या फिर कोएफिशिएंट बोलो, ये स्लोप होता है, वो dy/dx है। dy बाय dx होता है। वेरी गुड, dy बाय dx होता है ये। तो यही फॉर्मूला हमें मॉडिफाई करके मिलता है। एक वेरिएबल के लिए ये फॉर्मूला हो गया, मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ऐसा हो गया। अब मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में ये हम फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली इस टर्म में नहीं बोलते हम बोलते हैं y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3, जितने भी वेरिएबल्स है अपने पास अप टू बीटा n xn। ये फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए आपको जब इंटरव्यू में पूछा जाए। ये बेस्ट फिट लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है ये। अब एक वेरिएबल है तो उसको यूनिवेरिएट बोलेंगे हम, यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे जैसे एक ही वेरिएबल था हमारे पास, बट हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में मल्टीपल वेरिएबल्स मान के चलो है, तो वो मल्टीवेरिएट हो गया, मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट वर्सेस मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y तो एक ही रहता है। यहाँ पे x1, x2, x3 मल्टीपल से y एक ही रहता है, हाउस प्राइस सिर्फ, और यहाँ पे रूम साइज, रूम नंबर ऑफ रूम्स, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, जो भी है बाकी सारे वेरिएबल्स, लोकेशन, तो इसके बेसिस के ऊपर हमें ये कैलकुलेट करना होता है, इसकी वैल्यूज, तो यूनिवेरिएट वर्सेस मल्टीवेरिएट, और ये हमें फॉर्मूला मिलता है अलग अलग। एक्चुअली ये हम कर रहे हैं, रूल बना रहे हैं। पहले क्या होता था, डेटा होता था हमारे पास, रूल होता था हमारे पास। मशीन लर्निंग के पहले रूल बेस्ड जो बोलते हैं, रूल बेस्ड अप्रोच, रूल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, ये तो मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच है। मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच, ये दो अप्रोचेस होते हैं कभी भी। अगर रूल बेस्ड अप्रोच से काम हो रहा है आपको, तो मशीन लर्निंग जरूरत नहीं है यूज करने की हर वक्त, जब आपका काम एक आध रूल से हो रहा है तो। अब जैसे कि मुझे एक कॉलम दिया है डिग्री सेल्सियस, और उसको मुझे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट भी कॉलम मेरे पास है, बट मैं उसके लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बना रहा हूँ। एल्गोरिथम बनाने की जरूरत है क्या उसके, इसमें नहीं है, ऑलरेडी उसका रूल पता है हमें कि क्या होता है, 5/9 प्लस 32 सिंपल रूल है, उस रूल में ही रखो, क्योंकि हमारे मॉडल में थोड़े से एरर्स होते हैं, वो हमने देखे हैं। तो अगर जब जब रूल पॉसिबल हो रूल क्रिएट करना, तब तब रूल क्रिएट करो आप, मतलब रूल ही यूज करो। तो डेटा प्लस रूल इक्वल्स टू आउटपुट आएगा फिर रूल बेस्ड लर्निंग में। मशीन लर्निंग में क्या आएगा, डेटा प्लस आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट और रूल तैयार होगा। यहाँ पे रूल बना रहे हैं, नॉर्मल केस में रूल को यूज करते हैं टू फाइंड आउट द आउटपुट। जैसे कि पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए कहा किसी ने हमें, तो हम यूज कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये रूल है, हमारे पास इनपुट है अब दो, पाई और आर स्क्वायर, ये इनपुट है, ये फॉर्मूला है, और उससे हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये है ट्रेडिशनल रूल बेस्ड लर्निंग, राइट, ये रूल बेस्ड है। अब जब मैं अगर क्विजिन कोड का फिर से एग्जांपल दूं, तो पहले क्या कर रहे थे वो लोग, मैं आपको बताता हूँ। हमारे मशीन लर्निंग अप्रोच से पहले मैं जब काम करता था उस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो डेटा की कंपनी थी, डेटाबेस थी। तो जैसे कि एल्प एक कंपनी है, राइट, एल्प है, बाकी भी है, वैसे ये लोग, इन लोगों ने क्या किया था बैकएंड में। एक्चुअली देखो यहाँ पे, अगर डोमिनोज पिज्जा नाम है किसी रेस्टोरेंट का, तो उसको, सॉरी, डोमिनोज पिज्जा, उसको रूल बेस्ड में ये देख रहे थे वो लोग, यहाँ पे क्विजिन है क्या, नेम में, रेस्टोरेंट के नेम में क्विजिन है, तो उसको क्या करो, क्विजिन असाइन करो, इसी क्विजिन को असाइन कर दो क्विजिन कोड।
नेम ऑफ द रेस्टोरेंट और क्विजिन कोड। इतना सिंपल रूल बनाया था उन्होंने। और आप बोलोगे कि फिर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा ये कि ये पिज्जा क्विजिन है, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी क्विजिन की, और उनमें कुछ 130-140 क्विजिन्स लिखे थे उन्होंने। पिज्जा, अमेरिकन, अमेरिकन एक क्विजिन है, राइट, अमेरिकन, इंडियन, फिर क्या हो गया, और बर्गर, ऐसे करके अलग अलग मतलब क्विजिन्स की लिस्ट बनाई थी उन्होंने। और रूल बेस्ड लर्निंग में ये लिखा था उन्होंने कि अगर बर्गर किंग नाम है किसी रेस्टोरेंट का, बर्गर किंग, अब ये क्या करेगा, बर्गर नाम उसको दिखाई देगा और यहाँ पे असाइन करेगा बर्गर। तो इतनी ये सिंपल रूल बेस्ड थी उनकी लर्निंग। ये रूल बेस्ड है अप्रोच। एक रूल क्रिएट किया है। रूल क्या बोलता है, अगर इस लिस्ट में, अगर ये लिस्ट में कौन सा भी एक वर्ड नेम में मैच कर रहा हो तो क्या करो, उसको एज ए क्विजिन असाइन करो। ये क्विजिन असाइन कर लेते थे पहले वो लोग। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हम लेके आए। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मल्टी लेवल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है पिज्जा भी मिल गया, बर्गर भी मिले, बट पिज्जा भी मिले बर्गर किंग में। ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्गर ही मिलेगा, जो भी है। इसका हम इस टाइप से एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हैं मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में। पहले ये रूल बेस्ड था, रूल बेस्ड अप्रोच वर्सेस मशीन लर्निंग अप्रोच, रूल बेस्ड वर्सेस ईएमएल अप्रोच। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। इससे पहले भी एक था, कंप्यूट वाला था। कंप्यूट वाला होगा, कंप्यूट वाला हम देख लेंगे बाद में, भी टाइम मिलेगा हमें, ज़्यादा समय नहीं लेगा वो। दूसरा लेक्चर, ये सीधा तीसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं हम, राइट, अभी लीनियर रिग्रेशन वाला। वो दूसरा लेक्चर नीचे है सर, ईमेल हाँ, वहाँ पे शायद मैंने मशीन की टाइप्स वगैरह, कंप्यूट, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। फिजिकल रियलिटीज, कंप्यूट प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, सीपीयू जीपीयू क्या होता है, डायनामिक रैम, वो सब देख लेंगे हम बाद में। ऑन प्रेम वर्सेस क्लाउड किसे बोला जाता है, एक कंसेप्ट हम 5-5 मिनट में आगे कवर करते रहेंगे इसमें जो भी है। और ये ओवर फिटिंग तो डेडिकेटेडली हम उसके ऊपर एक लेक्चर रखेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं कवर कर रहा इसको। चलो, अब हम देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। अब लीनियर रिग्रेशन क्या है, लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टारगेट and one or more predictors. There are two types of linear regression, simple and multiple. Simple में one independent variable, one dependent variable. Multiple में multiple independent variable and single dependent variable. मतलब यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट जो मैंने बोला, यही सिंपल और मल्टीपल भी बोल सकते हो आप। और यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप मतलब लीनियर का मतलब लाइन का इक्वेशन सर, लाइन का बेस्ट फिट लाइन। मतलब क्या, लीनियर का मतलब क्या, लीनियरली मतलब जैसे कि एक एक्स, ये वाई, दो वेरिएबल्स है मेरे पास, एक्स बढ़ रहा है तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लीनियर रिलेशनशिप है, ऐसा बोलते हैं। या फिर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसको भी लीनियर बोलते हैं। लीनियरली ही है ये भी, बट इनवर्सली है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों तो लीनियरली है क्योंकि लीनियर चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये लीनियर डेटा में काम आता है, लीनियर रिग्रेशन। और आप बोलोगे नॉन लीनियर डेटा में, यहाँ पे भी उन्होंने कर्नल वर्जन्स बनाए हैं, हम आगे जाके वो भी देख लेंगे। नॉन लीनियर डेटा के लिए भी लीनियर रिग्रेशन का यूज होता है, बट हम उसको पॉलिनोमियल रिग्रेशन बोलते हैं, आगे जाके देखेंगे, अभी के लिए कंफ्यूजन में नहीं जाना उसके। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है? इट इज टू फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है? जहां पे एक एक्स है एक वाई है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। वन इज प्रेडिक्टर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड अदर इज रिस्पॉन्स वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम टारगेट वेरिएबल भी बोलते हैं। एक्स वेरिएबल बोलो, प्रेडिक्टर्स बोलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलो, वन एंड द सेम। It looks for statistical relationship but not deterministic relationship. Relationship between two variables is said to be deterministic if one variable can accurately expressed by other. मतलब इसको डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जब वो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करता है एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल को, उस केस में हम डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, इट इज पॉसिबल टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट फ़ारेनहाइट। हाँ, कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है 5/9 वाला, 5/9 इंटू 5/9 प्लस 32, 5/9 x इंटू प्लस 32, वो वाला फॉर्मूला। तो डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप बोलते हैं उसको, कि एग्जैक्ट तो हमें पता है वो कैसे किया जाता है, बट स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप इज नॉट एक्यूरेट इन determining relationship between two variables। तो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होता है, दूसरी डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिकल में उतना वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास, हमारे लिए, कि हम एक्यूरेटली y को प्रेडिक्ट करें, तो या फिर प्रेडिक्ट कर सके, इतना वो स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़े एरर्स आते ही है। द कोर आइडिया इज टू ऑब्टेन अ लाइन दैट बेस्ट फिट द डेटा। फिर यहाँ पे अपना टारगेट क्या है, लीनियर रिग्रेशन का क्या करता है वो इंटरनली, तो बेस्ट फिट लाइन बनाता है। बेस्ट फिट लाइन का मतलब हमें ये पता है, जैसे कि यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वर्सेस सैलरी है, तो 1 साल के लिए 1 लाख, 2 साल के लिए 2 लाख, 3 साल के लिए 3 लाख, 4 साल के लिए 4 लाख, ऐसा है। और ये एल्गोरिथम क्या करता है, फिर एक लाइन बनाने की कोशिश करता है, और वो लाइन मैक्सिमम डेटा पॉइंट से जानी चाहिए, ये वो इंश्योर करता है। मैक्सिमम डेटा पॉइंट से, हर एक नहीं, मैक्सिमम। हर एक में पॉसिबल नहीं है, इस सिंपल केस में शायद पॉसिबल भी हो, बट इतना सिंपल यूज केस नहीं होता है। तब ये बेस्ट फिट लाइन एक बार मिल गई, और अगर फ्यूचर में मैंने आप मॉडल को ये पूछा कि 5 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को कितनी सैलरी होनी चाहिए, वो बोलेगा 5 लाख, क्योंकि ये डेटा पॉइंट, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 5 ईयर एज ए इनपुट दे दिया हमने, तो ये ऊपर लेके जाएगा, और फिर यहाँ पे ये देखेगा कि y की वैल्यू इसकी कौन सी है, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। ये होता है बेस्ट फिट लाइन, ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं हम। और एक फॉर्मूला y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, इस केस में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आपका। The best fit line is one for which total prediction error are as small as possible, मतलब एरर्स कम से कम होने चाहिए। अब एक हर ट्रेनिंग डेटा में ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल के एक्सपीरियंस के बंदे की सैलरी 6 लाख हो, तो यहाँ से क्या हो गया, ये इतना हो गया ये। अब लाइन तो बना, जब हम बनाते हैं तब ये इंटरनली तो यही लाइन मान के चलो कि बनाएगा, यही लाइन उसने बनाई है। बट ये जो अब ये एरर है, क्योंकि अब अगर मैंने फिर से पूछा कि 4 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को कितनी सैलरी है, तो ये बोलेगा 4 लाख, बट ये 4 लाख एक्यूरेट आंसर नहीं है, प्रेडिक्शन है 4 लाख,
एक्चुअल वैल्यू है 6 लाख, 2 लाख का एक डिफरेंस आ गया ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर ही, तो इसको बोलते हैं एरर्स। ट्रेनिंग में एरर्स आए तो ट्रेनिंग एरर्स, टेस्टिंग में आए तो टेस्टिंग एरर्स। एरर्स कम से कम आने चाहिए, ये वाले एरर्स, इतना हम इंश्योर करते हैं यहाँ पे। तो ये इसलिए एरर का फॉर्मूला का क्या है फिर, एक्चुअल आउटपुट माइनस प्रेडिक्टेड आउटपुट। एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, जो भी एक्चुअल है हमें पता है, और हमारे मशीन लर्निंग ने जो भी प्रेडिक्ट किया है आउटपुट, उसको उसको बोलते हैं हम प्रेडिक्टेड आउटपुट, और उनका स्क्वायर। ये भी हमें पता है कि स्क्वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि अलग अलग रिकॉर्ड्स, अलग अलग एरर्स नेगेटिव वैल्यू कैंसिल डिफाइन ना हो, राइट। इसलिए हम एरर को स्क्वायर करते हैं, एरर का स्क्वायर करते हैं। वाई पीरियड की वैल्यू क्या है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1। अब बीटा 0 का भी बीटा नॉट का काफी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। मान के चलो अब कि एक आइसक्रीम शॉप है मेरे पास, हमारे पास, अब जब और हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ आइसक्रीम बीइंग सोल्ड, कितनी आइसक्रीम मैं सेल कर पा रहा हूँ एक आइसक्रीम शॉप में। टेम्परेचर एज ए इनपुट वेरिएबल में ले रहा हूँ, टेम्परेचर एज ए इनपुट वेरिएबल। तब आपको क्या लगता है, जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना आइसक्रीम भी बढ़ता है, आइसक्रीम का सेल। यस, टाइप है ये, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट, तो आइसक्रीम का सेल भी बढ़ेगा मेरे। बट इसका मतलब ये है क्या कि 0 अगर टेम्परेचर हो गया तो आइसक्रीम भी 0 बिकेगी? नहीं, और थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर अगर 0 है, मैं कनाडा में बेच रहा हूँ, तो कुछ ना एक हाथ तो गिरा, मतलब कस्टमर आएगा ही यहाँ पे, और एक हाथ तो खरीदी होगी, खरीदारी। इसीलिए वो बीटा नॉट की वैल्यू है यहाँ पे। अगर m1 x1 में x1 की वैल्यू अगर 0 भी हो गई तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बट इसकी कुछ वैल्यू है यहाँ पे, मान के चलो कि एक 7, 8 ऐसी कुछ वैल्यू है, तो कम से कम 7 तो बिकनी वाली है। ये पूरी टर्म भी अगर 0 हो जाती है तब भी मेरी, तो ये 0 में पास, 0 से नहीं पास होगा, ये शायद ऐसे यहाँ से पास होगा, ये ऑलरेडी 7 है। टर्म इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर x1 की वैल्यू गलती से 0 हो गई तो एटलीस्ट बीटा नॉट वहां पे रहेगा। ये बायस टर्म थोड़ी सी हम ऐड कर लेते हैं उसमें। ये फॉर्मूला में ही है एक्चुअली, राइट। the values beta naught and beta 1 must be chosen so that they minimize the error, error सबसे कम होनी चाहिए। इसलिए ये हमेशा हम अपडेट करते रहते हैं हर एक इटरेशन में ये वैल्यू, और फाइनली फिर हमें एक मॉडल मिलता है। मॉडल क्या है, मॉडल मतलब ये इक्वेशन है, बाकी कुछ नहीं। मशीन लर्निंग के मॉडल्स क्या होते हैं, मशीन लर्निंग के ये इक्वेशंस होते हैं। और ये उसका फॉर्मूला है, इफ वी डोंट स्क्वायर द एरर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट विल कैंसल आउट ईच अदर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स विल कैंसल आउट, ये भी हमने देखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर से रिपीट करना चाहिए मुझे कुछ, तो आप बोल दो, ठीक है, मैं रिपीट करूंगा। बट ये काफी बार हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा। तो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड अगर ऐसे ओरिजिनल रख दिया हमने विदाउट स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे। अब मान के चलो कि एक वेट है, और वेट से हम बीएमआई को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को। वेट है मेरे पास, हाइट एक है, और बॉडी मास को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब बॉडी मास मान के चलो कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई, वो वैल्यू आ गई किसी की 20, किसी की 21, किसी की 19। अब ये बॉडी मास की मान के चलो कि एक्चुअल आउटपुट है, और ये मशीन लर्निंग वाला आउटपुट है।
मशीन लर्निंग के केस में इसने क्या किया, 19 दे दिया, इसमें 21 दे दिया और उसमें 20 दे दिया। अब यहाँ पे ये बोला है कि प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल या फिर एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, जो भी करना है। 20 माइनस 19 कितना है, 1। ये तो कितना हो गया, 0। अब ये कितना हो गया, -1। अब -1 और +1 एक्चुअली कैंसल आउट हो रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है क्या एरर 0 है हमारा? बिल्कुल नहीं, एरर तो है यहाँ पे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायर कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर 2 आया। तो 2 एरर है, ये एरर टर्म, ये स्क्वायर करते हैं हम। इफ वी डोंट स्क्वायर द नंबर एरर, then positive and negative point will cancel out each other. अगर बीटा नॉट कैलकुलेट करना है तो क्या करो आप, y माइनस बीटा 1 x1 करो, सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट कर दो। पहले तो हमने y हैट कैलकुलेट किया था, y हैट इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1। अब यहाँ पे बीटा नॉट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ये चेंज करो, ये फॉर्मूला इंटरसेप्ट कैलकुलेशन। और कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा, फिर बीटा 1 का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है x माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार, उनका समेशन ले लो सबका, इनटू yi माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है यहाँ पे, x बार प्रेडिक्टेड, y बार मीन, और ये प्रेडिक्टेड y बार। x बार मीन है, y बार प्रेडिक्टेड आउटपुट है, y एक्चुअल आउटपुट है, x डेटा पॉइंट है। अगर बीटा नॉट की वैल्यू 0 से ज्यादा है, बीटा नॉट की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रेडिक्टर और टारगेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। mx प्लस t में m अगर निगेटिव है तो निगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। किसके बीच में, टारगेट और प्रेडिक्टर के बीच में, x और y के बीच में। तो ये बीटा नॉट मतलब m बीटा 1 मतलब m के ऊपर डिसाइड करता है। m की वैल्यू अगर निगेटिव आई तो बोलना है कि पर्टिकुलर प्रेडिक्टर और टारगेट में निगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। Now, if the model does not include x0, x equals to 0, then the prediction will become meaningless with only beta naught. For example, we have a data set that relates height and weight. Taking x equal to 0, that is height equals to 0, we make this equation have only beta naught value, which is completely meaningless, as in real time height and weight can never be 0. This resulted due to considering the model values beyond its scope. नॉट के बारे में कुछ हम यहाँ पे assumptions है, यहाँ पे देखो। दूसरा assumption क्या है, if the model includes value 0, then beta naught will be average of all predicted values when x equals to 0. But setting 0 for all the predictor variables is often impossible. और तीसरा क्या है, द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट गारंटीज दैट रेसिड्यूअल हैव मीन 0. रेसिड्यूअल मतलब एरर्स। तो बीटा नॉट, द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट गारंटीज दैट रेसिड्यूअल हैव मीन 0. इफ देयर इज नो बीटा नॉट टर्म, देन रिग्रेशन विल बी फोर्स्ड टू पास ओवर द ओरिजिन। मतलब 0 हो गया, बीटा नॉट अगर टर्म नहीं है तो क्या कर रहा है वो, लाइन एक्चुअली हम ओरिजिन से पास कर रहे हैं। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड prediction will be biased. In that case it will be biased. इसलिए बीटा नॉट का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ नॉर्मल इक्वेशन। अपार्ट फ्रॉम अबव equation, coefficient of the model can also be calculated from the normal equation theta, x transpose into x inverse into x transpose into y. कोएफिशिएंट का एक और एक फॉर्मूला है, हम ये यूज करेंगे। नीचे देखो
थीटा कंटेन्स कोएफिशिएंट ऑफ ऑल प्रेडिक्टर्स इंक्लूडिंग द कांस्टेंट टर्म बीटा नॉट. Normal equation performs computation by taking inverse of input matrix. अब ये क्या करते हैं हम, एक्चुअली ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैं उसको एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा. अब यहाँ पे देखो लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल मैथमेटिकल टर्म्स में, आगे जाके हम पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे उस चीज को, बट मैथमेटिक्स में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये हम देख रहे हैं. तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, सैम फाउंड हाउ मेनी आवर्स ऑफ सनशाइन वर्सेस हाउ मेनी आइसक्रीम्स वेर सोल्ड एट द शॉप फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. देखो यहाँ पे x आवर्स ऑफ सनशाइन 2, 3, 5, 7, 9 कितने घंटे सनशाइन थी आज के दिन, वर्सेस कितनी आइसक्रीम बिकी मेरी. तो जब 2 घंटे थी सनशाइन तब 4 आइसक्रीम मैंने सोल्ड आउट की. जब 3 घंटे थी सनशाइन 5 आइसक्रीम, 5 के लिए 7, 7 के लिए 10, 9 के लिए 15 आइसक्रीम मैंने सोल्ड की. सनशाइन जितनी ज्यादा उतनी आइसक्रीम मेरी ज्यादा सोल्ड आउट हो रही है. इसका एक मॉडल बनाना है. अब हमें ये ट्रेनिंग डेटा है हमारे पास, x भी है y भी है. y इज डिपेंडेंट ऑन x वेरिएबल. तो हम y इक्वल टू mx प्लस बी की x तो है हमारे पास, x वैल्यू हर एक डेटा पॉइंट के लिए, x 2 के लिए, 3 के लिए, 5 ये है मेरे पास, पर m नहीं है, b भी नहीं है. चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं. y है मेरे पास, ठीक है, x और b कैलकुलेट करते हैं हम. ईच x, y कैलकुलेट x स्क्वायर एंड x इंटू वाई. पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है उसके लिए, ये हम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये. अब मैं क्या कर रहा हूँ, m कैलकुलेट कैसे किया जाता है, n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x स्क्वायर. ये फॉर्मूला है m कैलकुलेट करने का. तो इसलिए जो भी टर्म इंपॉर्टेंट है हमारे पास हमारे लिए वो हम पहले ही कैलकुलेट करके लेंगे. x स्क्वायर कैलकुलेट करना है. देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया पहले ही. तो x स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो x स्क्वायर 4, x की वैल्यू 3 है, x स्क्वायर 9. ऐसे सिमिलरली सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की. फिर कैलकुलेट किया हमने x इंटू वाई. 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 5 35, राइट. ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की. अब हम समेशन कैलकुलेट करेंगे सब चीज़ों का. x है, y है, x स्क्वायर है और y है. अब चारों है हमारे पास. तो समेशन ऑफ x कैलकुलेट करेंगे हम. 26 आ गया सबकी सम. समेशन ऑफ y सबकी सम 41. देखो फिर समेशन ऑफ x स्क्वायर 168 और समेशन ऑफ xy, इन सब की सम एडिशन 263. और n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, रिकॉर्ड्स है. नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स है हमारे पास. अब m कैलकुलेट करेंगे हम, b कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सब वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है. यहाँ पे देखो सिर्फ फॉर्मूला में पुट करो. 5 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है, यहाँ पे देखो 263 माइनस समेशन ऑफ एक्स 26 है, समेशन ऑफ वाई 41 है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 168, 5 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डेटा पॉइंट्स इंटू 168 एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ये कितना आएगा 676. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिफरेंस है देखो फॉर्मूला में, ठीक है. उसके अकॉर्डिंगली हमें ये दो वैल्यू मिली.
ऐसे फॉर्मूला में लिखा तो हमने हमें एम स्लोप एज अ 1.5 आ गया है उसका आंसर। सिमिलरली इंटरसेप्ट आंसर 0.3 आ गया एम बी का आंसर। तो फाइनल इक्वेशन क्या बना, असेंबल द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, y इक्वल टू फिर 1.518 एक्स प्लस 0.305। ये क्या करो, फॉर्मूला ये लिख लो आप और मुझे ये सारे कैलकुलेट करके दे दो y हैट। मुझे बताओ कितनी कितनी वैल्यूज आती है यहाँ पे। मैं फिर से आपको ये दिखाता हूँ फॉर्मूला, मैं हर किसी को पूछने वाला हूँ, ठीक है। 2 मिनट में देता हूँ आपको, 2-3 मिनट। फॉर्मूला लिखो ये y इक्वल टू 1.518 एक्स प्लस 0.305, ये लिख दो। लिखा सबने? अब x की वैल्यू चेंज करो और मुझे y की 5 वैल्यू बताओ, ये वाली x में पुट करो और y की वैल्यू बताओ। मॉडल तो हमने तैयार किया, राइट। अब मुझे 5 वैल्यू चाहिए, 5 ही वैल्यू कैलकुलेट करो। मैं 5 लोगों को पूछूंगा रैंडमली, तो 2 मिनट में दे देता हूँ आपको। फॉर्मूला एक मिनट और दिखाना सर से। हाँ, तो x की वैल्यू ये पुट करके 5 अलग अलग नंबर्स मिलेंगे, उनको बोलेंगे हम y हैट। y हैट क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो प्रेडिक्शन है हमारे मॉडल का। चलो कैलकुलेट कर दिया। यस सर। मुझे क्या करो, सारी वैल्यूज बताओ x y की, अगर आपके पास है तो, नहीं तो फिर वहां से लो। x की, y की और y हैट की। मुझे पहले x और y की सारी वैल्यू बताओ, कितनी है, 2 और यहाँ पे कितना था, कोई भी एक जन, या नहीं पता। हर 4 था। 2 दो, 4 3 5, फिर
5 7 7 10, 5 7 7 10 और उसके बाद लास्ट नंबर 950, 950। तो आप मुझे ये बताओ कि जो इक्वेशन तैयार हुआ था वो उस इक्वेशन का क्या है? mx plus c 1.5518x plus 1.5 518 518x plus 0.305. 30 305. 0.305. 0.305। अब ये है, अब हम हर वक्त क्या करेंगे, y हैट को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। अब पहले क्या होगा, ये 1.518 इंटू 2 प्लस 0.305। किसका आंसर बताओ प्रकाश? 6.377. 6.377। ये करेक्ट है? ये नहीं सर, मेरा 3.341 है। यस 3.341। 341 क्या गलत किया प्रकाश? ने x के जगह पे y को इनपुट किया तो उल्टा हो गया। y को क्यों किया? गलत ही नहीं है, सिर्फ x बदलना है हर जगह। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो कितना हो गया यहाँ पे बताओ? 3.341 3.341। 341 ठीक है। अब मोनिका आप बताओ सेकंड। मोनिका नहीं है? 4.859। 859 ये करेक्ट है प्रकाश? विवेक ये करेक्ट है? हाँ सर यस सर करेक्ट है, ये 4.859 बराबर है। ठीक है। वेद तीसरा बताओ। 7.895। कौन बता रहा है ये? हाँ मैंने बताया सर 7.895। नहीं, वेद प्रकाश ने बताया राइट? नहीं, वेद से चाहिए मुझे आंसर। वेद सेशंस लगा के गए? स्वप्निल अजय हेलो। हाँ 7 के लिए सर है 10.931 10.9 31। उसकी पहली वाली है जी, आपने बाद में बोला। नहीं सर 7.895 7.895 नहीं हाँ, ये करेक्ट है या नहीं है? मैंने 7 के लिए बताया, 7 के लिए क्यों बताया? 9 के लिए है 13.967। एक मिनट मैं 5 राइट। हम एक्चुअली 5 और 7 में चल रहे हैं। ये रिकॉर्डर बचा ना हमारा, राइट? हाँ तो ये 7 हो का गया। सर 7 का है 10. 5 7 5 वाला बताइए आप। 5 वाला राइट? 5 बोलोगे ना आप, 7 नहीं बोलोगे आप। इसको तो 5 बोलेंगे क्योंकि 5 को रिप्लेस, यहाँ पे x को रिप्लेस 5 से कर रहे हैं। अच्छा हाँ वो 5 को बताना मुझे। हाँ, चलो मैं ये देख रहा था, बताओ। मैं इधर आउटपुट में देख रहा था। इसका है 7.895। करेक्ट है हाँ करेक्ट विवेक? करेक्ट है। ठीक है। कौन बचा? सुशांत 10.931 कितना? 10.931 10.931। यस सर। ओके करेक्ट है विवेक? यस सर करेक्ट है। अच्छा, अब विवेक लास्ट आप बताओ। वो 13.967 13.967।
ये है देखो हमारा वाई, मतलब मशीन लर्निंग का प्रेडिक्शन, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही, मतलब ट्रेनिंग यहीं से दी और ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही हम रिजल्ट लेके आ रहे हैं, राइट। ट्रेनिंग दी है तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग एरर्स। अब अगर हम एरर कैलकुलेट करेंगे तो उसको ट्रेनिंग एरर्स बोलेंगे। आप ट्रेनिंग के ऊपर ही एरर्स है कुछ, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, फिर से 4 माइनस 3.341 होल स्क्वायर, 5 माइनस 4.859 होल स्क्वायर, 7.89 सॉरी 7 माइनस 7, तो कैलकुलेट करो ऊपर वाले, 895 होल स्क्वायर, 10.931 होल स्क्वायर, 10 माइनस 10.931 होल स्क्वायर, 15 माइनस 13.967 होल स्क्वायर। ये क्या आंसर आता है इसका, ये बताओ मुझे। 4 माइनस 3.341 कितना आएगा और उसका स्क्वायर कर दो। जीरो 0.432 फर्स्ट वन। 0.432 स्क्वायर करके बताया ना आपने? यस सर। हाँ ठीक है, फिर इसका बताओ कोई। 0.7378 0.737, 78 हाँ थ्री डेसिमल तक की बता। हाँ 0.867 हाँ 1.067 कितना? नहीं वो गलत है, सॉरी। हाँ ठीक है, फिर से कैलकुलेट करके बताओ। कोई दूसरा बताएगा? अजय आप बताओगे? प्रकाश? सर 0.8667 0.86 667 एंड सर ऊपर वाला थोड़ा कम आना चाहिए, 0.801 है। 801 है क्या? अच्छा, क्यों ऐसा, किसने कैलकुलेट किया था ये? नहीं मुझसे गलती हो गई सर। ठीक है कोई नहीं। और ये 67 हम्म 1.067 2 पॉइंट सर 1.067 1.067 ओके। करेक्ट। अब इसको क्या करो, सबको ऐड करो और मुझे बताओ एडिशन कितना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ 3.18 y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर का समेशन कर रहे हैं। कितना? 3.189 समेशन उसका 189 3.189। अब डिवाइडेड बाय क्या करो, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 5 करो। ये आता है हमारा मीन स्क्वायर एरर 0.637 कितना? 0.637 637, ये आ गया मीन स्क्वायर एरर, मीन आया है, राइट, मीन स्क्वायर एरर आ गया। और इसका भी अगर स्क्वायर डाल रहे हैं हम तो ये आता है फिर रूट मीन स्क्वायर एरर, RMSE, ये वाला आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल ठीक ठाक अच्छा बना है, क्योंकि एरर्स काफी कम है, 0.637 मतलब काफी कम मीन स्क्वायर एरर। तो ये आ गए एरर, ट्रेनिंग एरर्स, ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग के एरर्स है, ट्रेनिंग एरर मतलब इसी के ऊपर हमने मॉडल को ट्रेन किया है।
जब टेस्टिंग के ऊपर ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे उसको टेस्ट एरर्स बोलेंगे। अब ट्रेनिंग एरर्स, टेस्टिंग एरर्स, ट्रेनिंग एरर्स अगर कम है और टेस्टिंग एरर्स ज्यादा है तो उसको ओवरफिटिंग बोलते हैं। ओवरफिट हो गए मतलब कि ट्रेनिंग के ऊपर काफी अच्छा उसने रिजल्ट दिया बट टेस्टिंग के ऊपर ये एरर्स काफी बढ़ गए, उसको हम ओवरफिटिंग बोलेंगे। अंडर फिटिंग क्या होता है ये फिर से मैं काफी डिटेल में लूंगा इसके अराउंड लेक्चर, बट सिर्फ अभी के लिए ये दो टर्मिनोलॉजी में इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। अंडर फिटिंग क्या है, ट्रेनिंग के ऊपर भी और अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है और टेस्टिंग के ऊपर तो नहीं देने वाला वो, क्योंकि ट्रेनिंग ही अच्छी नहीं हुई है उसकी, तो टेस्टिंग के रिजल्ट भी अच्छे नहीं होंगे, उसको बोलते हैं अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग ये दो कंसेप्ट फिर आते हैं। और ट्रेनिंग एरर्स और ट्रेनिंग और ये लीनियर रिग्रेशन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे हम मॉडल बनाते हैं, ये मॉडल है मैथमेटिक्स इम्प्लीमेंटेशन देख लिया हमने उसका। अब हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अजम्पशंस मैं लूं और अजम्पशंस के बाद पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन हम देखें उसका। ये दो चीजें नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे, उसके बाद लीनियर रिग्रेशन खत्म हो जाएगा। बट उसमें भी काफी सारे एक्चुअली सब टेक्निक्स है, या फिर जैसे लासो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, और वो सब चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। हो सकता है अगले वीक में हम ये पूरा लीनियर रिग्रेशन खत्म करें और उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो क्लासिफिकेशन टास्क के लिए होता है, बट इन बिटवीन एक दो प्रोजेक्ट्स हम करने की कोशिश करेंगे लीनियर रिग्रेशन के लिए, ताकि आपको एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग आए। ये है उसका इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, एक बार रिजल्ट मिल गया हमें तो वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एक्चुअली। उसको ऑप्टिमाइज ग्रेडियंट डिसेंट से किया जाता है। ग्रेडियंट डिसेंट हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में, अगली बार फिर से पढ़ के आवा, ये सजेशन दूंगा मैं। कुछ सवाल भी पूछूंगा इसके अराउंड, ग्रेडियंट डिसेंट के अराउंड, ठीक है, तो वो पढ़ के आना है आपको एल्गोरिथम, क्योंकि मैं फिर से वो रिपीट नहीं करने वाला। हमने वो स्टैटिस्टिक्स में देखा है, पूरे 2 घंटे उसमें लगाए हैं हमने। अब वो एल्गोरिथम अब करके आओ, उसके बाद फिर लीनियर रिग्रेशन के इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे पाइथन में। ठीक है, और आगे से हम ये भी अब चीज इंप्लीमेंट करेंगे, इन बिटवीन में कभी भी आपको कुछ सवाल पूछूंगा, एक दो सवाल, एक दो रैंडम लोगों को, वो पिछले लेक्चर से एसोसिएटेड होंगे या फिर करंट लेक्चर से होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सब लोगों का तो, मैक्सिमम लोगों का तो ध्यान है यहाँ पे, बट एक दो लोग ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लेक्चर लगा के गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट।